हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मित्रों, एक बार जोर लगा कर शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का कार्यक्रम। आज हम लोग देखेंगे 26 से क्वेश्चन। 26 तक का हमने कर लिया है अति लघु उत्तरी। इसके बाद हम लोग दीर्घ लघु उत्तरी पे आ जाएंगे। दोस्तों, जिन्होंने भी पिछला क्लास नहीं देखा है वह रिवीजन पे ध्यान दें थोड़ा सा, और यह ना वेट करें कि पेपर कब होगा। ये हमारा एसएसटी का सेशन है दोस्तों, हमने विधिवत पढ़ा है। आप लोग प्ले लिस्ट में आएंगे तो आपको सब कुछ जानकारी, एक एक क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल विधिवत बताया गया है। आप देख सकते हैं आके। जो बच्चे पुराने हैं थोड़ा सा वो बता भी दिया करें बच्चों को, जिससे कि उनको लगे हाँ सर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, है ना। तो हमने विधिवत एक एक चीज़ के नॉलेज के बारे में दिया है दोस्तों। देखिए, अपना नॉलेज जो है दोस्तों ना आपके पास ही रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जो नॉलेज है, जो मेहनत है, आप कहीं भी रहेंगे कर लेंगे, और हमेशा ऊपर जाने की रास्ता आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हार ना माना करिए। चाहे कुछ भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति से लड़ने की आदत होनी चाहिए, एक जज्बा होनी चाहिए। जैसे हम देखिए, हमारी थोड़ी सी सेहत तो इस समय डाउन है, टाइफाइड वगैरह हुआ है, लेकिन फिर भी आपके सामने पढ़ा तो रहे हैं ना। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और ध्यान से इसको देखिएगा, सारे लास्ट तक बने रहिएंगे। और हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन जो आज का है 26 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। देखिए, मनसबदारी प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था। तो मनसबदारी प्रथा एवं पर्दा प्रथा दोस्तों किस काल में हुआ था यह पूछा गया है, तो मुगल काल में हुआ था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो पर्दा प्रथा था और मनसबदारी प्रथा था, बाद में अकबर ने बहुत सारी चीज़ों को बैन भी लगाता है, आपको पता है, जैसे कि जजिया कर पे बैन लगा देना। और जो आपका जजिया कर जो होता था वो गैर मुसलमानों से वसूली किया जाता था दोस्तों, याद है कि नहीं आपको। ये बातें हमने विधिवत बताया था आपको। और कह लीजिए कि जो आपका सती प्रथा का था दोस्तों, उस पर भी बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया था अकबर ने, है ना। तो अकबर के समय बहुत ही अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं, है ना। तो याद रखेंगे, दुर्गावती हो गई और चंद्रावती हो गई, मतलब ये सब, चांद बीबी, चंद्रावती नहीं दोस्तों, चांद बीबी, तो ये सब इनके ही समय थे। तो आपसे ये कार्यकाल, कार्य समय, ये सब पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे जब ना, तो अनेकों एग्जाम में आप फाइट कर सकते हैं। एक एग्जाम नहीं दोस्तों, अनेकों एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर आप देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, सीधा सीधा है, वन लाइनर है, आप लिख सकते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको विधिवत बताया गया है। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, हामिदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट कि राणा 20 साल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 15 फरवरी, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत छोटे उम्र में इनकी राज्याभिषेक हो जाती है। लेकिन इनका जो रक्षा होता है, कह लीजिए बैरम खां करता रहता है, बैरम खां इनका संरक्षक रहता है, याद रखेंगे दोस्तों। 15 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। यह जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि भी इससे सिंहासन पर बैठता है। तो ये भी याद रखेंगे, किस नाम से, किस उपाधि से यह अपने राजगद्दी पे बैठते हैं दोस्तों, तो बता देंगे, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, जो बैरम खां था मित्रों ना, बैरम खां की वाइफ जो रहती है, लगभग बैरम खां इनसे बहुत बड़ा था दोस्तों। जब हुमायूं की मृत्यु हो रही थी तो हुमायूं जो है संरक्षक के तौर पे बैरम खां को अकबर के लिए रखा था। तो यह चीज़, लेकिन अकबर जो है दोस्तों, वह जब उसकी बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वह जो है अकबर जो है उसी से शादी कर लेता है, उनकी वाइफ से ही, है। तो ये इतनी बातें हैं। और धाय माँ थी इसकी, जो हरमदल की एक कह लीजिए कि हरमदल का संरक्षण करती थी। बाद में जब धाय माँ इनकी मर जाती हैं अकबर की, तो वह हरमदल को बदल दिया जाता है अकबर द्वारा पेटीकोट शासन में, है ना। हमने बताया था आपको, आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे मित्रों। चलिए, 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो जाहिर सी बात है तीनों लड़ाई बता देंगे आप। 1526 की लड़ाई जो हुई थी मित्रों, वो बाबर और किसके बीच हुआ था, बता सकते हैं। बाबर और, भैया बाबर और हैं आपके इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उसी समय तो मुगल वंश का स्थापना नींव पड़ा था, है ना। और 5 नवंबर 1556 को दूसरी लड़ाई होती है, अकबर और हेमचंद्र यानी हेमू, जो हिंदू शासक रहता है दोस्तों, जात से बनिया रहता है ना। इसी को तो बैरम खां आया था, गला रेत कर मार दिया था। आंख में एक तीर लगने की वजह से लोग, इसकी सेना सोची कि यह घायल हो चुका है, अपनी की हार मान चुका है। लेकिन बाद में जब इनकी सेना भागने लगी, भगदड़ मच गया, तो इतने में अकबर फ़ायदा उठाता है और बैरम खां को इजाज़त देता है कि भैया जाओ और इसकी सर जो है धड़ से अलग कर दो। तो वही चीज़ हो जाता है यहाँ पे, बैरम खां जो है आता है, हेमचंद को मारता है, सर धड़ से अलग करता है, और वह
एक जीत कही जाती है अकबर की, है ना। वैसे तो रियल नेतृत्व जो करता था वह आपका बैरम खां ही करता था, अकबर का सहयोग जो करता था दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर बता देंगे 5 नवंबर 1556 ईस्वी को जो तीसरी लड़ाई थी वो मराठा और अफगानों के बीच हुआ था दोस्तों। अफगान में कौन था तो बता देंगे, अफगान में जो आपका रहता है दोस्तों, अफगान में अब्दाली करके रहता है ना, अब्दाली, उसके साथ होता है। मराठा में पेशवा वगैरह का शासन उस समय स्टार्ट हो चुका था 1761 में, आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर दोस्तों आप देखते ही बता देंगे। देखिए हम आपको फैक्ट बताते हुए इसलिए चल रहे हैं कि आप नहीं यह समझें कि सर केवल और केवल क्वेश्चन को देख कर बस पढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे में ये आदत नहीं मित्रों, है ना। जिस तरह हम पढ़ते हैं उस तरह सोचते हैं हमारे बच्चे भी बन जाए। तो आप लोग बिल्कुल आराम से, और यह ना सोचा करें कि मेहनत हमारी कभी खराब होगी, नहीं। आप यहाँ पे मेहनत करें चाहे जहाँ पे करें, आपकी मेहनत तो कोई चुरा ही नहीं सकता ना, बताइए मेहनत कोई चुरा सकता है। यह याद रखिए, जब तक मेहनत है तब तक हर कोई आपको पूछेगा, तो मेहनत बरकरार रखिए, जिंदगी में हमेशा सफल होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों याद रखेंगे, राणा सांगा के बीच हुआ था, नहीं दोस्तों, वो तो बाबर के साथ हुआ था, राणा सांगा का ना 1529 में। आपका कौन सा खानवा की लड़ाई थी। लेकिन यह दोस्तों है महाराणा प्रताप, वही जिसका 80 किलो का भाला केवल था, लगभग 2.5 कुंटल के आसपास पूरा अगर उनका शरीर वगैरह जोड़ दें, बॉडी वगैरह, तो 2.5 कुंटल के आसपास, 3 कुंटल के आसपास उनकी पूरी हो जाती थी। भाला उनका 35 किलो का था दोस्तों, 35 किलो का भाला। जो उनका ढाल था मित्रों वह 30 किलो का था, सोच लीजिए। वो 1.5 क्विंटल का भैया केवल हथियार लेके चलते थे। जो उनका ऊपर का था, जो छाती पे पहनने वाला होता है ना, छाल टाइप में, वह केवल उनका लगभग 35 किलो का था, सोच लीजिए। वह 7 फीट के भैया ऊंचे एकदम लंबे तंबे थे कि मुगल देखकर उनके सामने टिक ही नहीं सकते थे। तो याद रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 में हुआ था मित्रों। याद रखेंगे मेवाड़ के शासक रहते हैं महाराणा प्रताप जी, सिसोदिया कह लीजिए, एक मिनट, मेवाड़ के शासक होते हैं ना, इसको याद रखेंगे। यह मान सिंह और कह लीजिए आसफ खान ने किया था इनका, मुगलों की तरफ से नेतृत्व किया था। यह मान सिंह को हमेशा मारने की फिराक में रहते थे मित्रों। मान सिंह अगर मर जाता तो इनको शायद, अगर यह मान सिंह को कवर कर पाते तो शायद यह लड़ाई उनके बस में आ जाती, जीत जाते। लेकिन बाद में पता है आपको, उनके जो घोड़ा रहता है लगभग 5 से 6 फीट का छलांग लगाता है और इनको बचाता है ना। ये चीज़ देख सकते हैं, उनके घोड़े का नाम चेतक था और राम प्रताप था, है ना, उनके हाथी का नाम, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग बता देंगे। कौन था भैया अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार, अब्दुस समद थे दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। नवरत्न तो इसी इन्हीं में थे ना, याद रखेंगे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु दोस्तों आपको पता है, उनके भाई जो था रहते हैं, जब मुगल की तरफ मिल जाते हैं और जब इनका घोड़ा इनको बचा लेता है, तो उनके दोनों भाई जो आते हैं बोलते हैं भैया हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, जब एक जानवर होकर आपका साथ दे रहा है तो हम तो ये फिर भी आपके भाई हैं, है ना। तो वह तुरंत तलवार निकालते हैं, बोलते हैं लो, है ना, लो भाई आप भी कुछ जो कसर बचा कुचा है उसको अपना ख़त्म कर लो। बाद में जहाँ पे घोड़ा गिरता है उसी जगह तो घोड़ा की समाधि बन जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही आपके महाराणा प्रताप की भी डेथ हो जाता है मित्रों, है ना। तो याद रखेंगे इनकी जो मृत्यु होती है यह करीब 57 साल की उम्र में होती है, याद रखेंगे 19 फरवरी 1597 में होती है मित्रों, याद रखेंगे, है ना। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो बीरबल था मित्रों, जो कि अच्छा मित्र रहता है, अच्छा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड रहता है हमारे अकबर का, याद रखेंगे। बीरबल, बीरबल जी की जो बीरबल का जो डेथ हुआ था मित्रों, कब हुआ था बीरबल का, तो बता देंगे 1585 में। 1585 में एक अभियान रहता है मित्रों, देखिए अभियान का नाम नहीं हमको याद आ रहा है, दिमाग में तो है, स्ट्राइक नहीं कर रहा है करंट टाइम में, तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा करंट में स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है तो इस बीच बता नहीं रहे हम, आप लोग देख सकते हैं 1585, याद रखेंगे इनका डेथ हुआ था मित्रों। आप लोग कोऑपरेट करिएगा थोड़ा सा, है ना। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे, तो अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे मित्रों, तो तानसेन थे ना, बताएंगे। तानसेन थे, बाज बहादुर, बाबा रामदास, है ना, एवं बैजू बाबर थे, बैजू करके था उनका नाम, तो याद रखेंगे यह थे, इतने लोग थे भैया इनके प्रमुख गायक थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे, तो 21 सदस्य थे, याद रखेंगे। अंटार्कटिका में जब खोज हो रही थी आपको भारतीय दल में कितने मेंबर थे, तो 21 सदस्य थे। तो अंटार्कटिका देखिए दोस्तों, दो हमारे पास कह लीजिए कि द्वीप हैं, ध्रुव हैं, एक हमारा नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है ना। तो याद रखेंगे जो साउथ पोल है दोस्तों, साउथ पोल में आपके पेंगुइन्स पाए जाते हैं, जिसको हम अंटार्कटिका बोलते हैं। एक हमारा महाद्वीप भी है, याद रखेंगे, है ना। महाद्वीप है थर्ड सबसे स्मॉलेस्ट, है ना, थर्ड स्मॉलेस्ट हमारा महाद्वीप है, याद रखेंगे।
इसके बाद मित्रों कह लीजिए कि आपका अगर चले जाते हैं आप आर्कटिक सेक्टर में, कनाडा और रूस के ऊपर, साइबेरियन एरिया के ऊपर, तो उधर भी पोल है, उधर भी बर्फ़ जमा हुआ है ना? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, वहाँ पे बियर भालू पाया जाता है ना? तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको याद करते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे बोला जाता है कि बहुत सारे हमारे नेविगेशन सिस्टम भी हैं आर्कटिक अंटार्कटिका वाले सेक्टर में, तो उसको भी हमने विधिवत क्लास में बताया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। 35 क्वेश्चन नंबर 35 बताइएगा, समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बता दीजिए। समवर्ती सूची में बहुत सारे विषय हैं, कितने विषय हैं समवर्ती सूची में आप बता देंगे? देखिए, जो आपका अनुसूची नंबर 7 है, वैसे अनुसूचियाँ हमारे पास कितने हैं? तो बता देंगे भैया, हमारे पास अनुसूचियाँ 12 हैं। पहले 8 थे, लेकिन बाद में कल ही संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए, उसके थ्रू 9 और 9 ए, इसके बाद भैया 10, 11, 12। जो 11-12 है वो तो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था भैया, 11वां जो आपका अनुसूची है, ये हमारा ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। इसके बाद नगर पंचायत से रिलेटेड है भैया, 29 और 18 विषय हैं। ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं और नगर पंचायत में 18 विषय हैं, है ना? यह 12वां नंबर का अनुसूची है। इस तरह आप बता देंगे। हमारे पास टोटल इस समय कितने अनुसूचियाँ हैं भैया? 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ ही थी। उसमें से 7वां अनुसूची जो है दोस्तों, वह संघ के बारे में बताता है। संघ मतलब कि उसमें 3, एक रंग संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची दिया हुआ है। संघ सूची में संघ के बारे में बात किया गया है, संघ किस पे कानून बना सकता है। राज्य सूची में राज्य के विषयों पे बात किया गया है, जस लगभग उसमें बता देंगे 61 सब्जेक्ट हैं, है ना? और 97 या फिर इस समय कुछ बड़े हैं, 100 के आसपास में सब्जेक्ट हैं हमारे संघ में, है ना दोस्तों? याद रखेंगे। अब उसमें से जो समवर्ती सूची है, उस पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं, संघ सूची भी और राज्य सूची भी। तो इसमें चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, धार्मिक संस्था हो गया, उद्योग, ये सब आ जाते हैं, है ना? तो याद रखेंगे, इस पे चिकित्सा पे भी केंद्र सरकार भी काम करेगी, साथ-साथ और राज्य सरकार भी काम करेगी। शिक्षा पे भी, धार्मिक संस्थाएँ पे भी और उद्योग पे भी। और जो गाँव में साफ-सफाई होता है मित्रों ना, वो हमारा आ जाता है, पता है? जैसे नगर से कोई नगर पंचायत से रिलेटेड हो गया कोई चीज़, अगर नगर पालिका से रिलेटेड हो गया, ग्राम पंचायत से रिलेटेड हो गया, ये सब सारी चीज़ें। जैसे कि जो हमारा बनाया जाता है ना, बोलते हैं प्रधान भवन करके, इस तरह रहता है हर गाँव में, आप लोग देखते होंगे, गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो, है ना? तो हमारे तरफ है, वहाँ पे लोग जैसे कि प्रधान के नज़र में लगता है, जिनके पास घर नहीं है, उसे घर दे देते हैं, या फिर वहाँ पे पंचायत सभा बैठाने के लिए वो बनाया जाता है। लेकिन कहाँ पंचायत सभा इस समय बैठता है? अब पुराने ज़माने में बैठता था, अब लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो याद रखेंगे इसका क्वेश्चन दोस्तों। बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप इतना याद रखेंगे। देखिए, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान जो होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है मित्रों, याद रखेंगे। 71 अनुच्छेद नंबर बताएँगे क्या है? 71, 72 बताएँगे क्या है? 72 बताएँगे क्या है? 72 बताएँगे क्षमादान की शक्ति किसमें है? उसके बाद 74 बताएँगे क्या है? 74 बताएँगे क्या है? 61 बताएँगे क्या है? 61 बताएँगे क्या है? 61 में राष्ट्रपति की बात की गई है। बात की गई है? बताइए। नहीं दोस्तों, 63 में बात किया गया है उपराष्ट्रपति की। लेकिन 52 आपने देने होंगे, 52, 53 हमने बताया था विधिवत, 54 इस तरह करके हमने बताया है आपको, आप देखेंगे। बहुत सारे संविधान हमने बता दिया आपके अनुच्छेद, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, है ना? अगर बात किया जाए दोस्तों, आपका जो 74 है, इसमें मंत्रिपरिषद की बात किया गया है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यही करते हैं, है ना? तो और 75 में यह बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद का हेड होगा ना, वह पीएम होते हैं हमारे, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति अपने सहयोग के लिए करते हैं। ये बातें हैं ना, तो आप उसको देख लेंगे और बता देंगे। चलिए, बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है भैया? इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? बाबरनामा एक आत्मलिखित कृति है, बाबर ही द्वारा, है ना? हुमायूंनामा अच्छा कौन लिखा है बता देंगे? हुमायूंनामा। और अकबरनामा, अकबर का आत्मकथा कौन लिखा है? अकबर की आत्मकथा किसने लिखा है? अकबर की बेटी ही लिखी है ना, तो बता देंगे। अकबर की पुत्री का क्या नाम था? वही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मित्रों। कबूलियत किसे कहा जाता था? कबूलियत किसे कहा जाता था? किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विचरण सरकार को लिखित रूप से देने को कबूलियत कहा जाता था। याद रखेंगे, है ना दोस्तों? क्योंकि यह बहुत पहले चलता था, तो इस तरह है, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान आसान है। अगर आपने थ्योरी की क्लास देखे हैं तो फिर ज़रूरत ही नहीं है मित्रों, है ना? आप आराम से करके आएंगे, वैसे प्रैक्टिस के लिए करना जरूरी है। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? देखिए, क्वेश्चन बार बार आपसे पूछेगा। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी कहाँ पर है बताने का कोई? हल्दी घाटी कहाँ पर है? हल्दी घाटी भैया कहाँ पर है? कौन बताएगा? बताइए तो। महाराणा प्रताप के साथ हुआ था हल्दी घाटी। आपको पता है हल्दी घाटी कहाँ पर है भैया? हल्दी घाटी हरियाणा में पड़ता है मित्रों। हरियाणा में कि राजस्थान में? बता दीजिए। हल्दी घाटी कहाँ पर है? राजस्थान में है कि आपका कहाँ पर है बताइए? आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। आपको एग्जाम ऑप्शन भी दे देते हैं, हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन तीनों जगह से बता देंगे भैया।
ठीक है, चलिए आप इसका ज़रूर से ज़रूर करेंगे मित्रों, है ना। और एक काम और करेंगे, महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो रही थी उस समय इनकी इनके सेवा कौन की थी। इनकी 3 वाइफ थी, तीनों वाइफ में से जो इनकी लास्ट में जो सेवा की थी तो बता देंगे कौन, उनका नाम क्या था, है ना। चलिए 40वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो फ्रांसीसियों की असफलता के बहुत सारे कारण थे दोस्तों, लेकिन 2 कारण पूछा है तो 2 कारण आप कुछ भी लिख सकते हैं कि उसके जो कर्मचारी थे वह सही से ढंग से पहली बात काम नहीं करते थे, अगर करते भी थे जैसे कि होता है ना घूसखोरी, तो घूसखोरी करते थे, है ना। और कंपनी की आर्थिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, क्यों, क्योंकि उस समय बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आने लगी थी। कह लीजिए 1761, उस समय कह लीजिए कि भैया 1760 में एक वांडीवास, एक आपका डेवरा की लड़ाई भी होती है, डेवरा दोस्तों। उसमें फ्रांसीसियों 1760 के आसपास में मित्रों होती है ना। 1760 में एक डेवरा की लड़ाई भी होती है जिसमें कि फ्रांसीसियों का बुरिया बिस्तर समेट दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, है ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और ये लोग अपना देश वापस लौट जाते हैं यूरोप में। एक सप्त करके की लड़ाई भी चल रही थी यूरोप में, है ना। सप्त करके क्या बोलते हैं उसे, देखिए कब बोलते हैं ना, सप्त उत्तराधिकारी के लिए उत्तराधिकारी का लड़ाई चल रहा था। इतना समझिए कि यूरोप में कौन उत्तराधिकारी होगा, फ्रांस में हो गया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि ब्रिटिश में हो गया, इस तरह चल रहा था। लास्ट में फ्रांस की हार हो जाती है, और हार तो वहाँ पे होती है लेकिन यहाँ से भी मामला इनका सफाया हो जाता है, पूरा का पूरा यहाँ से इनका बोरिया बिस्तर सिमट जाता है और ये अपने देश यूरोप लौट जाते हैं, है ना। तो याद रखेंगे। चलिए बहुत सारे कारण है मित्रों, है ना। देखिए किसी का अगर बर्बादी का कारण होता है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी आर्थिक स्थिति खराब होना। अगर उसकी आर्थिक स्थिति अगर सही भी नहीं है, अगर उसके पास दिमाग है ना थोड़ा सा, तो काम कर ले जाता है। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति थोड़ा सा मजबूत हो जाए ना, तो आदमी के दिमाग ऑटोमेटिक आ जाता है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी सोचें आने लगती हैं। जैसे आप लोग अपने पे खुद ले लीजिए, है ना, तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का क्वेश्चन देखिएगा। हुमायूं और शेर शाह के बीच कौन से युद्ध हुए। हुमायूं और शेर शाह के बीच में दोस्तों कई सारे युद्ध होते हैं, है ना। पहले तो ये भौकाल में जाता है, हुमायूं जाता है उसके पुत्र को भी, मतलब उसके किले के चारों तरफ क्या कर लेता है, घेराबंदी बना लेता है। घेराबंदी करके उसे एक आध 2 महीने तक उसी तरह घेर के रखे रहता है। बाद में शेर शाह जब आता है बाहर, हार मान जाता है क्योंकि अनाज वगैरह खत्म होगा, घर की मतलब कि अंदर की बाउंड्री के अंदर की जो कह लीजिए एसेंशियल चीज़ें होंगी वो अगर खत्म होंगी, तो बाहर आएगा। बाहर आया और हुमायूं से बोला भैया कि तुम जो है कि जो मांगोगे हम दे देंगे भैया। तो उन्होंने कहा तुम अपने एक बेटे को मेरे हवाले कर दो मेरे संरक्षक के लिए, और अपना कुछ रुपए पैसे थे, यह सारी चीज़ें वो किया। लेकिन बार बार इसकी यह चीज़ें होने लगी, तो हुमायूं भैया शेर शाह जो है गरमा जाता है। अब आता है कौन सी लड़ाई होती है, DCKS, हमने बताया आपको भैया, DCKS, है ना। एक मच्छीवाड़ा की लड़ाई होती है, आपको पता है 1555 में। 1555 वही जब हुमायूं आता है 1 साल के लिए, और लुढ़कते हुए बेचारा दिल्ली के सीढ़ियों से, अपने लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के डेथ उसकी हो जाती है। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 2 लड़ाई है, चौसा, सॉरी चौसा बोल रहे हैं दोस्तों, चंदेरी और कन्नौज। देखिए चंदेरी है, चंदावर नहीं, चंदावर हुआ था 1194 में, याद रखेंगे। 1194 में चंदावर हुआ था, जयचंद के बीच हुआ था दोस्तों, जयचंद के साथ हुआ था। लेकिन यहाँ पे चंदेरी की लड़ाई है सिर्फ, यह देवरा की लड़ाई है। देवर की लड़ाई नहीं है, देवरा की लड़ाई दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए देवरा है और एक आपका फ्रांसीसियों के साथ हुआ था, वह दूसरी लड़ाई है। दोनों में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। चौसा की लड़ाई 1539 में, कन्नौज को ही सरहिंद की लड़ाई बोलते हैं। तो ये लड़ाई जो हुई थी दोस्तों, कन्नौज को एक और लड़ाई के नाम से जानते हैं ना, बता देंगे आप। कन्नौज को हम लोग क्या बिलग्राम की लड़ाई के नाम से जानते हैं, 1540 में हुआ था, 1540 या 1539, है ना, याद रखेंगे भैया। यही सब था। अब यह आपका सरहिंद भी बोलते हैं, यस से सरहिंद बोलते हैं, 1555 में हुआ था, 1555 में। इसे मच्छीवाड़ा का भी लड़ाई बोलते हैं, याद रखेंगे, है ना। देख लीजिए 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज, या फिर आप बोल सकते हैं उसको बिलग्राम की लड़ाई। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं। परमाणु ऊर्जा के देखिए वही जो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, सब के सब परमाणु ऊर्जा के स्रोत होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ मतलब सर वही जो विस्फोटक होते हैं, हाँ बेटा वही जो विस्फोटक होते हैं। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम की अगर आपसे बोले परमाणु क्रमांक बताइए तो आप बता देंगे 92। अगर थोरियम का पूछें तो 90, रेडियम का पूछें तो बताइए रेडियम का, रेडियम कौन बता देगा, हेने अरकर जीरन, याद कर लीजिए, HE, हे, ने, अर, कर, जी मतलब कि जीनॉन, रन, रेडॉन। देखिए हम याद करें, रेडॉन, रेडॉन है दोस्तों, ये आखिरी गैस है। हीलियम का 2, नियॉन का 2, 2 10, 2 10, आर्गन का 18, 2 10 18, 36, ठीक है 36, क्रिप्टन का, जिनॉन का 56, और रेडॉन का 86 मित्रों। ये परमाणु क्रमांक हो गए, ठीक है। इस तरह याद कर सकते हैं आप, जैसे हमको याद है आपको भी याद हो जाएगा। घाघरा का युद्ध भैया कब और किसके बीच हुआ था, तो बता देंगे घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, है ना।
चलिए 44वें नंबर का क्वेश्चन, बाबर की पुत्री कौन थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बाबर की पुत्री का नाम बता दीजिए भैया। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम थी ना बाबर की पुत्री। और भैया उत्तराधिकारी इनका कौन था? तो बता देंगे बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं ही तो रहता है। कहा जाता है हुमायूं की तबीयत बहुत ख़राब होती है, तो बाबर जो है बार बार पूजा करने जाता है, मंदिर पे जाता है। बाद में हुमायूं जब सही होता है तो कहा जाता है वहाँ के जो नवाज शरीफ करके जो बाबा होते हैं मुग़लों में, तो उन्होंने कहा कि अब ये तो आपका बेटा ठीक हो गया है। लेकिन बाद में क्या होता है मित्रों, कुछ दिन बाद बाबर का तबीयत खराब होने लगता है ना। तो याद रखेंगे। अच्छा ये बता दीजिए बाबर के कितने पुत्र थे? हम दो का नाम बताते हैं, हिंदल, हुमायूं। अब दो का नाम आप बता देंगे, है ना। दो का नाम आप बताएंगे भैया, कितने पुत्र थे? चार पुत्र थे। चारों में से हिंदल और हुमायूं, एक और था हिंदाल हुमायूं। और दोनों का नाम हम बता दें? नहीं, नहीं तो फिर आप कैसे बताएंगे? बताएंगे आप इसका। चलिए 45वें नंबर का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था तथा माता का नाम मुमताज़ था। दोस्तों याद रखेंगे, औरंगजेब जो है अपने पिताजी को बंदी भी बनाया था ना, याद रखेंगे, उत्तराधिकारी की लड़ाई के लिए। यह सोचा कि हमारे जो बड़े पुत्र हैं दारा सिको, उनको दे दिया जाएगा सारा राजपाट। तो दारा सिको से इनकी लड़ाई भी होती है। दारा सिको को यह बहुत ही गंदा बर्ताव भी करते हैं उनके साथ, है ना। तो अपने भाइयों में भी विवाद था, है ना। चार भाई थे, मतलब कि चार लोग थे, और इनके पास तीन पुत्रियां थी। तीन पुत्री थे, बहुत से जो 14 लोग थे इनके पास, लेकिन 7 ही लोग बचते हैं, है ना। औरंगजेब प्लस दारा सिको, उसके बाद दो और पुत्र थे और तीन पुत्रियां थी, बचती हैं लास्ट में। 4 3 7 बच्चे इनके बचे रहते हैं औरंगजेब के। मित्रों 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात अभी आपको पता होना चाहिए। शाहजहां तथा माता का नाम मुमताज़ रहता है ना। उसका जन्म जो हुआ था 3 नवंबर 1618 को हुआ था, उज्जैन के निकट दोहक नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों जो औरंगजेब है मित्रों, औरंगजेब है, इसका टॉम्ब कहाँ है? औरंगजेब का टॉम्ब यानी मकबरा कहाँ पे है, आप कमेंट करेंगे लास्ट में। चलिए 46वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, और आप लोग ध्यान से थोड़ा शेयर करिएगा और बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। और एक बात दोस्तों, सेहत का ज़रूरी ध्यान रखिए, नहीं तो मेरी तरह आप भी देखिए, हमको तो एक डेढ़ डेढ़ महीने के करीब, डेढ़ 2 महीने के करीब रेस्ट पे बोल दिए हैं डॉक्टर, लेकिन बैठ के पढ़ाना होता है तो पढ़ाते हैं हम आपको, है ना। चलिए धन्यवाद मित्रों।